हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। देखो डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है 11th क्लास का बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम स्टडी किए थे। पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जाके जरूर देख लें। आज हम स्टडी करने वाले हैं हुक्स लॉ। इससे पहले मैंने आप लोगों को टीच किया था कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमने स्टडी किए थे और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हमने स्टडी किए थे। आज स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो रिलेशन होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हुक्स लॉ। देखिए बेटा, ये हुक्स लॉ है। इस हुक्स लॉ के अंदर हुक्स ने क्या कहा कि कोई वायर है, अगर मान लो उसको मैं एक्सपेंड करता हूं विद सर्टेन फोर्स, एक्सपेंशन उसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सपेंशन, जो लोड मैंने अप्लाई किया है, जो फोर्स मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। सो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। यानी जितना लोड हम अप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट। क्योंकि अगर हम किसी भी मटेरियल को उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो डेफिनेटली वो या तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा या फिर वो टूट जाएगा। अब अपने को इसका एक रिलेशन समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो आप यहां पे एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ में भी आप इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। यहां पे मैंने लिखा स्ट्रेस which is directly proportional to strain, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर इसका स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप यानी टेंजेंट ऑफ थीटा जो हमें स्लोप देगा, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपने को उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस देगा। क्या देगा? यंग्स मॉडुलस बेटा। अब ये यंग्स मॉडुलस क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो इस ग्राफ के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसका जो स्लोप है यानी m विच इज टेंजेंट ऑफ थीटा निकाल सकते हो आप, या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये अपने को क्या देगा? यंग्स मॉडुलस देगा इस ग्राफ पे। यहां पे मैंने लिखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां पे मैंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया E इनटू स्ट्रेन। तो ये जो E है, ये E हमारा क्या है? इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम इसको लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला बन गया। अब बात ये आती है कि कौन से टाइप का स्ट्रेस लें और कौन से टाइप का स्ट्रेन, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस भी कई तरह का है और स्ट्रेन भी कई तरह का है। तो अब हम बात करने वाले हैं कोफिशिएंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। जो हमने यूज किया है ये कितने तरह का है, उनमें अलग अलग टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बेटा, इसके टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन सा टाइप है? सबसे पहला टाइप आता है जिसको हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम Y से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यंग्स मॉडुलस। ठीक है। सेकंड आता है हमारा, सेकंड आता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको मैं यहां B से रिप्रेजेंट कर देता हूं।
और थर्ड वन आता है शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको आप n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या इसको हम सिंपली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल देते हैं, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, इस पे डिस्कशन करते हैं हम। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी y। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जब बात आती है y, एक्चुअल में ये किस किस का रेशियो है? सबसे पहले इसमें याद रखना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, आप डायरेक्ट इसको नॉर्मल स्ट्रेस रख लो। यानी मैंने लिखा यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन, यहां पे मैंने लिखा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इनका रेशियो क्या कहलाएगा? यंग्स मॉडुलस। बेटा इनका रेशियो क्या कहलाएगा? यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस की एसआई यूनिट क्या है? क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, तो एसआई यूनिट इसकी क्या रहने वाली है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल में भी मेजर कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है? जैसे मान लो कि आपने किसी वायर को, ये मेरे पास एक वायर है, इसके ऊपर आपने नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किया F, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो डेफिनेटली इसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी L से, इसकी चेंज होकर के लेंथ L प्लस डेल्टा L बन जाएगी। अब अगर ये जो एक्सटेंशन है डेल्टा L, स्ट्रेस और स्ट्रेन यहां पे हम निकालें तो कितना बनने वाला है? देखो स्ट्रेस जो बनेगा इस केस में फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन जो है वो डेल्टा L बाई L हमने पढ़ा था। सो वेल y का जो फॉर्मूला मेरे पास में आ गया F इंटू L अपॉन डेल्टा L इंटू A। ठीक है, ये है यंग्स मॉडुलस का एक जनरल फॉर्मूला हमारा। यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है, यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, यानी जितना ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका यंग्स मॉडुलस उतना ही कम होगा। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया था, आपको याद हो कि पहले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कशन किया था, तो अगर किसी से कोई पूछने लग जाए कि इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल दो, तो उसके दिमाग में सबसे पहले जाएगा कि रबड़ जो है एक अच्छा इलास्टिक बॉडी हो सकता है। नहीं, रबड़ में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपने देखा कि अगर सेम फोर्स मैं रबड़ पे अप्लाई करूं और सेम फोर्स अगर हम स्टील वायर के ऊपर या फिर आयरन की वायर के ऊपर अप्लाई करें, तो आपने देखा एक्सटेंशन किसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है? तो आपने कहा रबड़ में ज्यादा प्रोड्यूस हुई। और अगर एक्सटेंशन रबड़ में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा? उतना ही कम होगा, रेसिप्रोकल है। और जिसका यंग्स मॉडुलस जितना कम, उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही कम होगी। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी किसमें? रबड़ में कम होगी, या फिर आप किसी और वायर की बात करेंगे, मेटल वायर की, तो डेफिनेटली रबड़ वायर के अंदर इलास्टिसिटी कम होती है, इलास्टोमर है वो एक। अगर कॉपर और स्टील को कंपेयर करोगे तो उसमें डेल्टा L, कॉपर को एक्सपेंड करते हैं सेम फोर्स से, और सेम लेंथ की वायर को लेकर के हम एक्सपेंड करते हैं स्टील को, तो एक्सपेंशन आप देखोगे कॉपर में ज्यादा होगा, या फिर स्टील के अंदर हमें जो एक्सपेंशन है वो कम देखने को मिलेगा। यानी स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो ज्यादा है और वो एक अच्छा इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इतनी बात अपनी क्लियर हो गई तो हम इससे नेक्स्ट बात पे चलते हैं। देखो सबसे पहले हम यहां तक अगर समझ गए हैं, तो इसमें एक और चीज मुझे आपको बतानी है। जैसे मान लो कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, इस वायर का खुद का भी अपना एक वेट होता है। इसके खुद के वेट के चलते ये कितना एक्सपेंड होगी, यानी एक्सटेंशन ड्यू टू ओन वेट ऑफ वायर के खुद के वेट से। अब यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसको आप इसका पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, ये लेंथ है, यंग्स मॉडुलस इसका y है, यहां पे आपने कहा कि इसका खुद का वेट है यानी mg।
अब बेटा mg खुद का वेट कहां से लग रहा होगा? हमने पढ़ा है कि वेट हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है। अगर ये यूनिफॉर्म रोड है तो डेफिनेटली इसका जो वेट है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा। तो मैं यहां पे यंग्स मॉडुलस जिसको मैंने लिखा था F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, इसको मैंने लिख दिया F की जगह पे यहां mg है, mg एल अपॉन यहां पे मैंने लिखा ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। अब बात यह है कि ये तो सेंटर से लगेगा यानी L/2 से लगेगा, तो यहां से मुझे 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस बन जाएगा खुद के वेट की वजह से, ठीक है, खुद के वेट की वजह से। अब देखो यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्मूला आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, या फिर मैंने इसको एक और मॉडिफाई करके एक और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगा मैं, y इज इक्वल्स टू m, यानी मास जो है इसका मास किसके बराबर लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू इट्स डेंसिटी। और वॉल्यूम को मैं यहां कितना लिख सकता हूं? इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है इनटू लेंथ इनटू रो, ये मास है। तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर ये चीज पुट करने वाला हूं, वो कितना हो जाएगा? ये तो यंग्स मॉडुलस बनाया मैंने, पहले इसको ठीक से लिखो। यंग्स मॉडुलस आया है, ये एक्सटेंशन कितना होगा? तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे mgl, क्योंकि हमें एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस है वो निकालना है, ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, या फिर आप a लिख दो और इसको यंग्स मॉडुलस, ये मतलब एक्सपेंशन हो रहा है इसके अंदर, एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस है। अब मैंने कहा कि मैं m को उसके डेंसिटी की टर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो इसको मैंने अगेन डेल्टा एल इज इक्वल्स टू m, यानी a इंटू एल इंटू रो, ये तो मास हो गया, और इंटू g इंटू एल अपॉन ट्वाइस ऑफ a इंटू यंग्स मॉडुलस y। अब बेटा यहां पे आपको a से a कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, a से तो a कैंसिल हुआ, हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला निकल के आ गया, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू रो जी एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस द यंग्स मॉडुलस। ठीक है, जब खुद के वेट से बात आएगी तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या ये अगर मास नहीं दे रखा तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी दे रखी होगी, तो डेंसिटी की टर्म में ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यंग्स मॉडुलस का और क्या यूज है ये भी हम समझने वाले हैं। देखो एक आपको पॉइंट और बताता हूं, जैसे अभी आपने एक चीज सीखी, वो ये कि यंग्स मॉडुलस इज रेसिप्रोकल द डेल्टा एल। अगर मैं बात करूं फॉर रिज्ड बॉडी की अगर बात आएगी तो हमें पता है उसमें डेल्टा एल क्या होता है? 0। परफेक्टली रिज्ड बॉडी जो होगी उसमें एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी? 0। तो आप यहां पे 0 पुट करोगे तो उसका यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। उसका यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ओके, अब बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का मतलब है, जैसे मैंने जो भी स्ट्रेस लिखूंगा मैं फोर्स अपॉन एरिया लिखने वाला हूं। अब थर्मल स्ट्रेस मतलब किसी चीज को मैंने हीटअप करना है, उसका टेम्परेचर मान लो मैंने θ1 से θ2 तक उसका इंक्रीज किया टेम्परेचर। अब उसके टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसमें एक्सपेंशन होगी, और वो एक्सपेंशन कितनी होगी? लेट्स सपोज ये मेरे पास वो वायर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसका टेम्परेचर मैंने इसको हीट दे करके इसका टेम्परेचर θ1 से इंक्रीज करके मैंने θ2 कर दिया। ओके, अब टेम्परेचर जब भी चेंज होगा, चेंज होने से इसकी लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इसकी लेंथ चेंज होकर के L से L प्लस डेल्टा L बनेगी। एक्सपेंशन हुआ, थर्मल एक्सपेंशन जिसको हम बोलेंगे। अब ये जो डेल्टा L है, लीनियर एक्सपेंशन हम जिसको बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, ये लीनियर एक्सपेंशन हम आगे चल के पढ़ेंगे कि डेल्टा L यानी लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा यहां पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसको हम पर केल्विन में मेजर करते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, यानी डेल्टा एल या लीनियर एक्सपेंशन जो प्रोड्यूस हुआ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के।
लेंथ के, मतलब उस वायर की लेंथ कितनी है, और आपने टेम्परेचर में चेंज कितना किया थीटा, इस पे ये चीज। तो मतलब ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो क्या है लेंथ, और एक चेंज इन टेम्परेचर कितना किया आपने। अल्फा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो मैंने डेल्टा एल निकाल लिया। न्यू लेंथ कितनी बनेगी, न्यू लेंथ आप लिखोगे कि एल डैश इज इक्वल्स टू एल प्लस डेल्टा एल, और एल प्लस डेल्टा एल की वैल्यू आपने लिखी अल्फा एल डेल्टा थीटा। तो आप लिख सकते हो न्यू लेंथ एल डैश इज इक्वल्स टू एल, यहां पे कॉमन आ रहा है 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये मेरे पास न्यू लेंथ है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन हमें तो यहां मतलब है इस चीज से, ये क्या है डेल्टा एल, जो हमें जरूरत पड़ने वाली है थर्मल स्ट्रेस में। अब आप पीछे वाले लेक्चर के पीछे वाले स्लाइड पे हम अगर जाएं, तो यहां पे आपने फोर्स का फॉर्मूला अगर निकालना हो, तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, आप लिखोगे F इक्वल्स टू, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया y इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन आ गया मेरे पास में L, तो ये तो आ गया F, यहां से मैंने F कैलकुलेट कर लिया। A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहां डेल्टा L जो है वो थर्मल एक्सपेंशन की जगह यूज कर सकते हैं हम। तो मैंने इसको लिख लिया यहां पे y इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, और इंटू ए यहां नीचे, तो a से तो a कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो इसको तो। ठीक है, अब बात आती है डेल्टा एल है कितना, तो डेल्टा एल है हमारा यहां पे, तो थर्मल स्ट्रेस को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू y अपॉन यानी यंग्स मॉडुलस अपॉन लेंथ इनटू डेल्टा एल, यानी अल्फा एल डेल्टा थीटा। ठीक है, ये टर्म आ जाएंगी, कोई टर्म रह तो नहीं गई है, एक बार फिर से देखो, यहां पे f कितना आया था y इंटू ए इंटू डेल्टा एल, ए हमारा कैंसिल हो गया था, और l नीचे आ गया एज इट इज। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या लिखा y a डेल्टा एल, y a डेल्टा एल और अपॉन l, और डिवाइड में a है, a से a कैंसिल किया, तो थर्मल स्ट्रेस आपका ये आ रहा है, यहां पे भी l कैंसिल हो रहा है, तो थर्मल स्ट्रेस जिसको आपने बोला वो किसके बराबर आ गया, यानी y अल्फा डेल्टा थीटा। ये क्या है थर्मल स्ट्रेस, यानी थर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूले पे जा सकते हैं। ओके, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां यंग्स मॉडुलस से मुझे पता चल रहा है, आपने यंग्स मॉडुलस क्या लिखा, F इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एल लिखा, और मुझे यहां से फोर्स पता चला कि F इज इक्वल्स टू है भाई y इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये फोर्स है जो एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैंने तो अभी इसको मैं अगर इक्वेट करूं F इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एल, के इंटू डेल्टा एक्स, या के इंटू एक्स आपने पढ़ा हो, ठीक है, के इंटू एक्स के साथ, इसके साथ कंपेयर करते हैं। ये के क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, या स्प्रिंग फैक्टर यहाँ पे हम लेके चलेंगे, स्प्रिंग फैक्टर, और डेल्टा एल बेटा यहाँ पे क्या है, जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो है। तो डेल्टा एल और इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे तो डेल्टा एल यहां से हट गया, तो स्प्रिंग फैक्टर जिसको आपने बोला, तो वो स्प्रिंग फैक्टर कितना आ रहा है निकल के, यानी यंग्स मॉडुलस की टर्म में स्प्रिंग फैक्टर आ गया के इक्वल्स टू यहां पे आ गया y इंटू ए अपॉन एल, ये स्प्रिंग फैक्टर होता है यंग्स मॉडुलस की टर्म में। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्प्रिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम डिस्कस करके देखते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते। एक वायर है, इसके साथ में स्प्रिंग अटैच कर रखा है, और यहां पे आपने फोर्स F अप्लाई कर रखा है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K, इसकी जो भी लेंथ है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। दोबारा 17,
यहाँ पे फोर्स हमने लगाया F, इसकी लेंथ L, स्प्रिंग कांस्टेंट जो स्प्रिंग हमने अटैच कर रखा है इस वायर के साथ में उसका कांस्टेंट इसने दे रखा स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और लेंथ जो ऊपर वायर है उसकी लेंथ A है, L है, और एरिया ऑफ द सेक्शन A, और इसका यंग्स मॉडुलस Y है। अब हमसे क्या कह रहा है कि जब ये F फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंशन कितनी होनी है। तो टोटल एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इस लेंथ में भी होनी है जो मटेरियल यहाँ पे मेटल का है, और ये जो स्प्रिंग है ये भी एक्सपेंड करेगा, तो दोनों की टोटल एक्सपेंशन कितनी होने वाली है। इसके लिए सबसे पहला काम तो क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, जो स्प्रिंग फैक्टर है इसका स्प्रिंग फैक्टर क्या बनने वाला है ऑफ वायर, इसको K डैश से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, और स्प्रिंग फैक्टर अभी आपने निकाला था कितना था, ये YA यंग्स मॉडुलस A अपॉन L, ये स्प्रिंग फैक्टर है सिर्फ स्ट्रिंग का, और इसका स्प्रिंग फैक्टर K है, और सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में जब भी स्प्रिंग फैक्टर अपने को निकालना होता है तो 1/K इक्विवेलेंट बेटा कितना आएगा 1/K स्प्रिंग का, और जो यहां पे मैंने ऐड करना है 1/K डैश, ये 1/K इक्विवेलेंट है, या फिर K इक्विवेलेंट यहां से कैलकुलेट करोगे तो K इंटू K डैश अपॉन K प्लस K डैश, इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो K स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का दे रखा वो तो एज इट इज रखा मैंने, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है YA अपॉन L, अपॉन यहां पे बनेगा K प्लस Y इंटू A डिवाइड बाई L, ये K इक्विवेलेंट आ गया निकल के। अब इसकी क्या जरूरत थी हमें, इसने पूछा था एक्सपेंशन कितना हुआ है के अंदर, तो एक्सटेंशन टोटल एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड यानी डेल्टा L को मैं लिख सकता हूं, कितना लिखेंगे भाई, जो भी आपने एक्सटेंशन इसके अंदर मिलने वाली है वो फोर्स कितना लगाया डिवाइड बाय में यहाँ पे K इक्विवेलेंट, क्योंकि F किसके बराबर होता है K इंटू डेल्टा L, K इंटू डेल्टा L। सो K इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेट किया तो डेल्टा L मुझे पता चल जाएगा F अपॉन ये K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने लिखी यहाँ पे K इंटू Y इंटू A अपॉन L, L चला गया ऊपर, ठीक है ये टर्म, और इस टर्म को तो हम ऊपर लिखेंगे ही K प्लस Y इंटू A अपॉन L, ये आ गया। अब इसको आगे फर्दर हम सोल्व करेंगे तो और सिंप्लीफाई करना है, सिंपली F इंटू L अपॉन K इंटू Y प्लस Y इंटू A, और इसका एलसीएम जो आ गया वो आ गया हमारे पास K इंटू L प्लस Y इंटू A, और यहाँ पे आया L, इस L से ये L कैंसिल हुआ, तो सिंपली जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई डेल्टा L इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं F इंटू K इंटू L प्लस YA अपॉन K इंटू Y इंटू A, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है उसका, ठीक है। चलो अगर ये बात क्लियर होगी, देखो अभी तक हमने क्या कुछ स्टडी कर लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, ठीक है, क्या कुछ स्टडी कर लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सटेंशन जो है, मान लो अगर आपको ऐसी शेप दे रखी है, बकेट शेप दे रखी है, इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी, ये डायरेक्ट ट्रिक लगा रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हो बेटा। यहां पे इसकी रेडियस मैंने R1 कह दिया, और ये लेंथ है L, और ये रेडियस इसकी दे रखी है R2, और इसका यंग्स मॉडुलस उसने दे दिया Y। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, डेल्टा L हमें यहां से जो एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस होगी, अगर यहां पे आपने फोर्स लगा रखा है कुछ F, इसमें एक्सपेंशन हम करके देख रहे हैं, तो वो एक्सपेंशन कितनी मिलेगी, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू, हम डेल्टा L किसके बराबर लिख रहे थे, याद कीजिए, नहीं याद आ रहा तो आप उस फॉर्मूले को वापस लिखो, यंग्स मॉडुलस
F इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो ये जो डेल्टा एल है यहां उठा के ले आओ, यानी डेल्टा एल इक्वल्स टू आएगा y इंटू ए, सॉरी F, ठीक है, जो फोर्स हमने लगाया F इंटू एल डिवाइड बाई, यहां पे देखो यंग्स मॉडुलस तो ठीक है आ जाएगा, लेकिन ये ए है, एरिया, एरिया कौन सा लूं, तो इसमें आपको एरिया लिखना पड़ेगा पाई r1 इंटू r2 और यहाँ पे यंग्स मॉडुलस। तो जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी आप डायरेक्ट ये ट्रिक लगा के कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ की रेडियस r दे रखी है तो इसकी 2r दे रखी है, F फोर्स लगा रहे हैं, लेंथ दे रखी हो, यंग्स मॉडुलस दे रखा हो, डायरेक्ट आप लगाइए F इंटू एल अपॉन पाई r1 r2 इंटू यंग्स मॉडुलस, तो डेल्टा एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहां से, अगर मान लो मैंने कहा कि भाई एक मेरे पास में ऐसे एक बार है, अगर मैंने यहां से इधर फोर्स लगाया F और इधर भी इसके ऊपर फोर्स लगाया F, ध्यान से समझना, इसकी जो भी लेंथ है टोटल लेंथ अगले ने दे रखी है L, तो मेरे पास में अगर इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट मैंने A कह दिया, एक इसका यहां वाला हिस्सा ले लेता हूं, ये मैंने B पॉइंट कह दिया, A हिस्से पे यहां तक की जो लेंथ है उसको मैंने L/2 लिया है और यहां B तक L/4 है, टोटल लेंथ का फोर्थ हिस्सा। तो आपको ये याद रखना है, यहां पे ये याद रखना है कि जो A पॉइंट पे फोर्स बनने वाला है और B पॉइंट पे फोर्स बनने वाला है वो F के इक्वल ही है, चाहे वो आप इस पॉइंट पे देख रहे हो या इस पॉइंट पे, वो फोर्स बराबर रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो डायरेक्ट यूज होंगी आपके। अब बात करते हैं, इसी टर्म को थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर। मान लो यही मैंने मेटेलिक बार ले रखी है, इस मेटेलिक बार के ऊपर मैंने एक तरफ से फोर्स लगाया, सिर्फ वन साइड से इसको फिक्स रखा, तो ऐसे में ये पॉइंट है A, यहां पे 0 लेंथ है तो यहां L लेंथ है, इसका मिड पॉइंट आपने ये मान लिया B पॉइंट जहां L/2 है, और एक और मिड पॉइंट यहां इस AB का भी मिड पॉइंट हमने ले लिया L/4। तो अब देखो F फोर्स यहां पे कितना है और यहां पे कितना है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो A पॉइंट पे जो फोर्स बनेगा बेटा वो बनेगा 0, ठीक है, कितना बनेगा 0। और अब B पॉइंट पे फोर्स कितना बनेगा, ये C पॉइंट है, B पॉइंट पे बनेगा F/, जितना लेंथ का रेशियो उसी रेशियो में मिलेगा F/2, और C पॉइंट पे जो बनेगा वो बनेगा F/4। इतना तो आप समझ गए होंगे। और ये जो पॉइंट है इसको मैंने D पॉइंट कह दिया, तो FD जो होगा वो F के इक्वल होगा। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। यहां पे अगर दोनों तरफ ये फोर्स लग रहे हैं तो कहां पे कितना फोर्स है वो ध्यान कीजिए। और अगर मान लो मैंने इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया है एक हिस्से पे, एक हिस्से को फिक्स करके, तो उस केस में फोर्स कितना होगा ये आपके सामने है। इतना नोट कर लिया, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, देखो एक्सपेंशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ बार। एक बार हमने कंसीडर कर ली और उसको हम एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये लेंथ मैंने जो भी ली है उसकी L लेंथ है टोटल, टोटल यहां तक हमने L लेंथ कंसीडर कर ली, ये 0 है। अब बेसिकली ये है डेल्टा x, ये dx है या डेल्टा x है, थिकनेस इसकी dx मैंने ले ली, और ये x पोजीशन पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर ये रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ, तो इस पे कितना फोर्स बन रहा होगा और कितने हिस्से पे, किस जगह पे, वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 1/2 m जो भी मास है इसका, ठीक है, m L स्क्वायर, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर
इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ये फोर्स बनेगा। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो किसी भी हिस्से पे। मिडल पॉइंट पे अगर बोलता है तो मिडल पॉइंट के लिए, यानी इस बार के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो आपको सिंपली एक्स की जगह पे L/2 लेना है, आंसर आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हो सकता है टाइम पीरियड के फॉर्म में दे रखा है, तो ओमेगा आपने पढ़ा हुआ है 2π/T होता है, यूज कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। कितना फोर्स कहां पे लग रहा है वो आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेस निकालना है तो आपको इसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, फोर्स किस हिस्से पे और कितना एरिया है, इसका एरिया ऑफ प्रोसेक्शन आ जाएगा। यहां पे इस बार का कुछ एरिया ऑफ प्रोसेक्शन बनेगा, ठीक है। और जो भी फोर्स है अपॉन एरिया लगा दीजिए, वहां से अपने को मिल जाएगा स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये तो था सारा यंग्स मॉडुलस के बारे में हमने जो चीज स्टडी की। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे बल्क मॉडुलस। बेटा बल्क मॉडुलस को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया, जैसे आप लोगों को कहा। बल्क मॉडुलस बी किसका रेशियो होता है, ये होता है हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रीम। और ये हमने पढ़ रखा है, B इज इक्वल्स टू, हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ही है, और ये डेल्टा V/V है। सो वेल, अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने किसी फ्लूइड के अंदर कोई बॉल को डिप कर दिया, तो ये बॉल क्या होगी, इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स बनता होगा जो इसको कंप्रेस कर रहा होगा, इसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा होगा। इसके वॉल्यूम को डिक्रीज करके V से इसकी चेंज होकर के वॉल्यूम क्या बन गई होगी, V माइनस डेल्टा V बनी होगी। पहले का वॉल्यूम मान लो जो भी है, इनिशियल वॉल्यूम हम अगर बात करें, इसका इनिशियल वॉल्यूम मान लो जो भी था वो V था, ठीक है। ये इनिशियल वॉल्यूम था जो इसको मैंने यहां लगा दिया, येलो कलर से मैंने शो किया है। इनिशियल वॉल्यूम V था, कंप्रेस करने से इसका वॉल्यूम डिक्रीज होकर के V माइनस डेल्टा V हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पे एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो गया। सो वेल, B इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया को आप प्रेशर भी लिख सकते हो बेटा, तो माइनस का P अपॉन डेल्टा V/V ये लिख सकते हो। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया हमारा। आप चाहो तो इसको F इंटू वी डिवाइड बाई A इंटू डेल्टा V लिख सकते हो माइनस का साइन के साथ, ठीक है। वहां से भी फॉर्मूला आ रहा है, और ये रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V/V। ओके, अब देखो B इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा है, माइनस P बाई डेल्टा V/V। अब जो P प्रेशर है, मान लो कोई भी मटेरियल बॉडी है हमारी, वो D डेप्थ के अंदर है या H डेप्थ के ऊपर है, किसी ऐसे फ्लूइड के अंदर जिसकी डेंसिटी हमने रो ले रखी है, तो P का जो प्रेशर होता है, इसके ऊपर जो प्रेशर बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू H रो G। हम फ्लूइड के अंदर पढ़ेंगे, ये बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ेंगे। तो P जो है वो H रो G होता है। तो यहां पे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला एक और बन जाएगा, माइनस ऑफ H रो G अपॉन डेल्टा V अपॉन V। यस, एक और चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, फॉर रीज्ड बॉडी, अगेन अगर कोई रीज्ड बॉडी ही है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, रीज्ड बॉडी, तो डेल्टा V उसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बल्क मॉडुलस आपने यहां पे नोटिस किया है, बल्क मॉडुलस रेसिप्रोकल ऑफ डेल्टा V। सो B अगर 0 है तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू इंफिनिटी चली जाएगी, ठीक है। एक और वर्ड होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। जितने भी हम कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी कर रहे हैं, सबको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं या पास्कल में मेजर करते हैं। यहां तक आपको बल्क मॉडुलस के बारे में भी पता चल गया होगा। एक हम आगे जाके प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
आइसोथर्मल प्रोसेस जब आपने पढ़ी तो पीवी इज इक्वल्स टू आरटी हमने कहा था फॉर 1 मोल ऑफ गैस, या फिर हम लिखेंगे कि पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल्स टू 0, और ये लिख सकते हैं P डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ऑफ V डेल्टा P। अब देखो P इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा, V डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V। अब इस V को उठा के इसके नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास P निकल के आएगा बेटा डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V अपॉन V। और ये क्या चीज था, ये सारा बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस आएगा वो B इज इक्वल्स टू आइसो, B आइसो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस जो आएगा वो किसके बराबर आता है, P के बराबर आता है। ठीक है, जो हमसे पूछ सकता है। इसी तरीके से अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इसको निकालें, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम पढ़ेंगे PV रेज टू द पावर गामा। ठीक है, P जिन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिजिक्स में भी ये सारी टर्म्स आएंगी। PV रेज टू द पावर गामा, इसको हम कांस्टेंट बोलते होते हैं। और ये गामा क्या होता है बेटा, Cp बाय Cv, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है हमेशा ही। स्पेसिफिक हीट रेशियो बोलते हैं इसको हम, स्पेसिफिक हीट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या बनेगा, P और V रेज टू द पावर गामा का डिफरेंशिएशन मैंने गामा आगे लिखा, और V रेज टू द पावर गामा -1 है तो मैं V को -1 यहां ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा इजी रहेगा, और इनटू dV या डेल्टा V प्लस इस बार V रेज टू द पावर गामा एज इट इज, और प्रेशर का यानी डेल्टा P और कांस्टेंट का 0। अब गामा P V रेज टू द पावर गामा, और ये पावर 1 बाय है, ये इसको हमने क्या लिख दिया, डेल्टा V बाय V ऐसे लिख लिया इसको, और ये माइनस की टर्म V रेज टू द पावर गामा डेल्टा P। और अब जरा देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, टर्म आ गई मेरे पास गामा P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V अपॉन V। ये देखो ये सारी टर्म उठा के इसके नीचे ले गए, और ये हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस होता है, सो इसको मैंने लिख दिया B, इसको मैंने लिख दिया B। तो मुझे जो समझ में आया यहां से कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ रहा है हमारा, गामा टाइम्स दी P, गामा टाइम्स दी B। और अगर रेशियो पूछ ले कि B एडियाबैटिक अपॉन B आइसोथर्मल, तो याद रखना B आइसोथर्मल, इनका रेशियो कितना आएगा, ये गामा टाइम्स दी P है वो P के बराबर था, तो यहां गामा बाय 1 या फिर गामा टाइम्स या गामा रेशियो 1 ये आएगा। इस तरीके से ये हमारा बल्क मॉडुलस के बारे में हुआ सारा। ठीक है, क्वेश्चंस आप लगाओगे तभी मजा आएगा, नहीं तो कंसेप्ट कोई काम के नहीं रहेंगे फिर। नेक्स्ट जो आता है हमारा थर्ड, जिसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किस किस का रेशियो है, n इज इक्वल्स टू, यहां पे बोलेंगे शियर स्ट्रेस। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं अभी तक पहले के लेक्चर्स अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएंगी। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेस कितना था, स्ट्रेस हमने लिखा था F अपॉन A, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, और शियर स्ट्रेन को मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, फाई किसके बराबर था, याद कीजिए, शेप जो है चेंज करने वाला फैक्टर, यहां पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया F,
और ये एरिया था, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इससे इसकी शेप चेंज हुई थी, इससे इसकी शेप चेंज हुई थी, और ये शेप चेंज हो गई। डेल्टा एक्स में शिफ्टिंग था, ये लेंथ एल, और फाई ये वाला एंगल था जो यहाँ पे बन रहा है शिफ्टिंग की वजह से। अब यहाँ फाई को मैंने लिखा था डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये फाई था, और टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, तो ये शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी भी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल। तो आज हमने बहुत सारी चीज डिस्कस की, वन बाय वन इन सब को एक बार देख लेना ध्यान से। जिन्होंने नहीं अच्छे से पढ़ा है, पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो ताकि आपको फंडे क्लियर हो जाएं। हुक्स लॉ पढ़ा हमने, हुक्स लॉ के बेस पे हमें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मिला। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह का होता है। इनमें हमने फिर सबसे पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में स्टडी किया, और उसके बाद इसके बहुत सारे फीचर्स हमने स्टडी किए। देन उसके बाद बल्क मॉडुलस आया, ठीक है, और फिर हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी स्टडी किया। बात यह है कि यहां से हर बार आप अगर PYQ लगा के देखोगे तो जेई के अंदर और नीट के अंदर डेफिनेटली इन टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है। और अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो इस चैप्टर को जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि डेफिनेटली आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे लग जाएंगे, जो आपके PYQ होंगे आपको पता भी चल जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेट या जेई जिसका भी आप एग्जाम देने वाले हो डियर स्टूडेंट, 101% इसको आप ये मान के चलना कि यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। सो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद। आप भी लगातार कंटिन्यूसली अपनी बिना किसी डिसकंटिन्यूटी के साथ में पढ़ाई करते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट आपके फेवर में होगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।